कि अभी तो हम दोनों को ये भी मालूम नहीं था कि हमें बैठने को सीट मिलेगी कि नहीं। और जब हमारी ट्रेन प्लेटफार्म पर लगी तो हमारे पहुंचने से पहले ही जनरल बोगी के सामने इतनी ज़्यादा भीड़ लग गई कि अभी लोग एक दूसरे को धकेलते कुचलते बोगी में चढ़ने का प्रयास करने लगे। बेहिसाब भीड़ को देखकर राम का गुस्सा फूट पड़ा। वो इतना ज़्यादा नाराज था कि वो उन एक्स्ट्रा बैग को वहीं पटकते बोला, मैं नहीं जा रहा, तुझे जाना है तो जा। राम को भड़कता देख मैं समझ गया कि एक्स्ट्रा लगेज के चलते इसका दिमाग खराब हो गया है, पर हम दोनों का बेंगलोर जाना भी ज़रूरी था। अभी मैं राम को ये समझाने की कोशिश ही कर रहा था कि तभी किसी ने मेरा नाम पुकारते हुए कहा, ओ दब भाई, यहाँ कैसे? अपना नाम सुनते ही जब मैंने पलट कर देखा तो बोगी नंबर S8 की खिड़की पर बैठा कोई मेरा नाम पुकार रहा था। फिर जब मैंने गौर किया तो मैंने पाया कि वो तो विमलेश है। विमलेश हमारे गांव के सरपंच का बेटा है जो बेंगलोर में ही काम करता है। विमलेश पर नज़र पड़ते ही मैं और राम उसके पास गए और जब बातचीत हुई तो हालचाल पूछने के बाद मैंने कहा, भाई अगर आपको दिक्कत ना हो तो ये हमारा सामान अपने पास रख लो। वो क्या है कि हमें तो जनरल बोगी से जाना है जिसमें पाँव रखने की जगह तक नहीं है। जैसे ही ट्रेन बेंगलोर स्टेशन पहुंचेगी तो हम सामान लेने आ जाएंगे। हमारी इस बात पर भाई मान गया और हमने अपना सारा सामान भाई की सीट के नीचे रखवा दिया। फिर कुछ और यहाँ वहाँ की बातें करने के बाद मैं और राम जनरल बोगी में धक्का मुक्की करते हुए चढ़ गए। ट्रेन के खुलने के तकरीबन 3 घंटे बाद अब बोगी में सभी लोग स्थिर हो गए। हालांकि अभी भी काफ़ी भीड़ थी पर कम से कम ठीक से खड़े हो पा रहे थे। फिर धीरे धीरे लोग कम होते गए और बोगी में जगह बनती गई। 7 से 9 घंटे बीत जाने के बाद मुझे और राम को बैठने के लिए सीट भी मिल गई। और फिर सुबह जब ट्रेन एक बड़े जंक्शन पर 20 मिनट के लिए रुकी तो मैं और राम बोगी से चाय पानी के लिए उतरे। स्टेशन पर लगे स्टॉल से हमने चाय और कचौड़ी ली। अभी हम दोनों गर्मा गर्म चाय कचौड़ी एंजॉय करने ही वाले थे कि तभी राम ने कहा, अरे यार हम तो विमलेश भाई को भूल ही गए। राम के ये कहते ही मैंने 1 कप चाय और 2 कचौड़ियाँ और ली और उन्हें लेकर विमलेश भाई के पास पहुंचे। विमलेश भाई अभी भी सो ही रहे थे। हमने खिड़की पर खड़े होकर जब 2 से 3 बार आवाज़ दी तब जाकर विमलेश भाई की नींद टूटी। आंखों को मसलते हुए विमलेश भाई उठकर बैठ गए और हमें देखते बोले, अरे भाई जनरल बोगी में सीट मिली क्या? खड़े खड़े यात्रा करनी पड़ रही है। तभी मैंने चाय और कचौड़ी खिड़की से बढ़ाते हुए बोला, हाँ विमलेश भाई सीट तो मिल गई है और अब कोई दिक्कत भी नहीं है। फिर विमलेश भाई के साथ थोड़ा हंसी मजाक करने के बाद मैं और राम वापस अपने जनरल बोगी में चले गए। अब ट्रेन भी खुलने ही वाली थी। कुछ देर के बाद ट्रेन फिर से चल पड़ी और समय ऐसे ही बीतता रहा। जब भी ट्रेन किसी स्टेशन पर कुछ देर के लिए रुकती तो हम दोनों ट्रेन से उतरकर प्लेटफार्म पर टहलने लगते और जब कुछ खाने पीने के लिए कुछ खरीदते तो विमलेश भाई के साथ जरूर शेयर करते। विमलेश भाई से सफ़र के दौरान इतनी सारी बातचीत हुई कि अब ऐसा लग रहा था कि हम एक दूसरे को वर्षों से जानते हैं। हालांकि हम एक ही गांव में रहते थे पर विमलेश भाई से कभी कुछ खास बातचीत नहीं हुई थी। हमें तो ऐसा लगता था कि विमलेश भाई बहुत ही ज़्यादा घमंडी किस्म के इंसान हैं। उन्हें अपनी पढ़ाई लिखाई और अपने रुतबे पर कुछ ज़्यादा ही गुरूर है। पर आज ऐसा एहसास हुआ कि बिना किसी को जाने समझे उसके बारे में गलत राय नहीं बनानी चाहिए। खैर सफ़र चलता रहा और जब हमारी ट्रेन बेंगलोर पहुंची तो मैं राम के साथ पहुंचा S8 में विमलेश भाई के पास अपना सामान लेने। पर जब मैं और राम विमलेश भाई की बर्थ पर पहुंचे तो हमने पाया कि विमलेश भाई अपनी बर्थ पर नहीं है, पर उनका सारा का सारा सामान अभी भी वहीं था। पहले हमें लगा कि विमलेश भाई वॉशरूम गए होंगे, पर 5 मिनट बाद हमने बोगी के वॉशरूम में भी देखा पर विमलेश भाई का कोई अता पता नहीं था। फिर जब हमने उनके बर्थ के सामने बैठे एक आदमी से विमलेश भाई के बारे में पूछा तो उस आदमी ने बड़ी ही चौंकाने वाली बात बताई। उस आदमी ने कहा कि रात के 1 बजे के करीब ट्रेन किंतु स्टेशन पर रुकी थी। तब उसने विमलेश भाई को किसी से बात करते हुए सुना था पर वो आदमी उन्हें दिखाई नहीं दिया। पर जब ट्रेन ने चलने की हॉर्न दी तो विमलेश भाई ने राम का नाम लेते हुए कहा, राम जल्दी चढ़ जाओ, ट्रेन चलने वाली है। और ये बोलते हुए विमलेश भाई ने अपना हाथ ट्रेन की खिड़की से बाहर निकाला और जब उन्होंने अपना हाथ वापस अंदर लिया तो उनके हाथ में एक खीरा था। उसके बाद विमलेश भाई वो खीरा खाने के बाद शायद वॉशरूम गए और उसके बाद से वो वापस नहीं लौटे। ये बात सुनकर जहां मुझे उस आदमी पर ज़रा सा भी विश्वास नहीं हो रहा था तो वहीं राम उस आदमी पर भड़का हुआ था, क्योंकि उस आदमी के अनुसार जिससे विमलेश रात को किंतु स्टेशन पर बात कर रहा था उसे विमलेश भाई ने राम कहकर पुकारा था, जबकि राम तो ट्रेन से उतरा ही नहीं था। और इसी बात को लेकर राम उस आदमी पर भड़का हुआ था। वहीं मैं विमलेश भाई को लेकर परेशान हो रहा था।
फिर हमने तुरंत ही बिमलेश भाई की मिसिंग रिपोर्ट रेलवे पुलिस को दी। पुलिस ने छानबीन शुरू की, पर लगभग 1 महीना बीत जाने के बाद भी बिमलेश भाई का कोई पता नहीं चला। यहाँ तक कि किंतु स्टेशन के आसपास भी काफी खोजबीन हुई, पर वहां भी कुछ नहीं मिला। तमाम कोशिशों के बाद भी जब पुलिस महकमे को कुछ भी हाथ नहीं लगा, तो धीरे धीरे छानबीन बंद कर दी गई। वहीं बिमलेश के घर वाले ये मान बैठे कि बिमलेश अब शायद इस दुनिया में नहीं रहा। आखिर किंतु स्टेशन पर बिमलेश भाई किसे राम समझकर बात कर रहे थे, और वो खीरा खाने के बाद कहाँ चले गए, ये सब सवाल मुझे अंदर से कुरेद रहे थे। पर मैं कर भी क्या सकता था। धीरे धीरे वक्त ऐसे ही बीतता रहा, और इस घटना की याद भी अब जहन में धुंधली पड़ने लगी। फिर तकरीबन 7 महीने बाद जब मैं राम के साथ वापस पटना लौट रहा था, तो संजोग से रात के 1 बजे हमारी ट्रेन किंतु स्टेशन पर रुकी। तो राम ने मुझे जगाते बोला, भाई भाई ये वही स्टेशन है जहाँ से बिमलेश भाई लापता हुए थे। मैं उस वक्त राम की बात सुनते ही उठकर बैठ गया और खिड़की से स्टेशन की तरफ देखने लगा। स्टेशन पर चारों तरफ काफ़ी अंधेरा था। छोटा सा स्टेशन होने के कारण वहाँ गहरी खामोशी पसरी हुई थी। अभी मैं अपनी निगाहें स्टेशन के इर्द गिर्द घुमा ही रहा था कि तभी मुझे स्टेशन के बेंच पर कोई आदमी बैठा हुआ नजर आया जो कुछ खा रहा था। पता नहीं क्यों मेरी नज़रें उस आदमी पर अटक सी गईं। फिर जब वो आदमी उस बेंच से उठकर थोड़ा करीब आया, तो मैंने देखा कि वो खीरा जैसा कुछ खा रहा है। और जब मैंने राम को उस आदमी की तरफ इशारा करते हुए ये बात बताई, तो वो कुछ बोलने की जगह खामोशी रहा। फिर जब मैंने राम की तरफ देखा, तो मैंने पाया कि राम बहुत ही बुरी तरह डरा हुआ है। उसकी आंख बड़ी हो गई थी और डर के मारे उसके दांत भी कटकटाने लगे थे। मुझे समझ में नहीं आया कि अचानक से राम को हो क्या गया। और जब मैंने राम को झंझोड़ते हुए बोला, तो वो हकलाते हुए बोला, वो आदमी तुम्हारी शक्ल का क्यों है? इस पर मैंने कहा, अरे पागल हो गया तू, कहाँ से तुझे वो आदमी मेरी शक्ल का लग रहा है? पर राम अभी भी यही कहे जा रहा था कि वो आदमी बिल्कुल मेरी ही शक्ल का है। मतलब कि राम को वो आदमी मेरी शक्ल का दिख रहा था, जैसे कि उस रात बिमलेश भाई को कोई राम की शक्ल का दिखा था। ये ख्याल आते ही मुझे लगा कि इस आदमी का कोई ना कोई तो लिंक जरूर है इस फसाद में। मैंने खिड़की से उस आदमी को आवाज़ देते हुए अपनी तरफ बुलाने लगा, पर वो मेरी तरफ आने की जगह स्टेशन के एग्जिट की तरफ बढ़ने लगा। उसे वहां से भागता देख पता नहीं मुझे क्या हो गया कि मैं बिना कुछ सोचे समझे ही ट्रेन से नीचे उतरकर उस आदमी को आवाज़ देते हुए उसके पीछे दौड़ पड़ा। और मेरे दौड़ते ही वो भी बड़ी तेज़ी से स्टेशन के बाहर निकल गया। मैं भी दौड़ते हुए स्टेशन से बाहर निकलने ही वाला था कि तभी मेरी नज़र स्टेशन के ठीक एग्जिट पर बैठी एक बुढ़िया पर पड़ी, जो मुझे इशारे से ये बताने की कोशिश कर रही थी कि इसके पीछे मत जाओ। मैं भी कहीं ना कहीं भाप गया था कि उस आदमी का बिना सोचे समझे पीछा करना सरासर बेवकूफ़ी है। लिहाजा मैं वहाँ से वापस अपनी ट्रेन की तरफ मुड़ गया और अभी मैं अपनी ट्रेन की ओर आ ही रहा था कि तभी मैंने देखा कि राम चीखते हुए पटरियों की सीध में भागे जा रहा है। राम को इस तरफ भागते थे, मैं भी राम को आवाज़ देता हुआ उसके पीछे पीछे भागा, पर पता नहीं क्यों राम मेरी आवाज़ को अनसुना करता हुआ भागे ही जा रहा था। मेरे पास भी उसके पीछे भागने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं बचा था। फिर इसी बीच भागते भागते मेरा पैर किसी चीज़ से टकरा गया, जिस वजह से मैं वहीं गिर पड़ा। फिर जब मैं उठा तो मैंने पाया कि राम दूर दूर तक कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। फिर मैंने 1-2 बार फिर से आवाज़ लगाई, पर राम नहीं दिखा। पता नहीं क्यों मेरे आंखों से आंसू भी बहने लगे। मुझे लग रहा था कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है। मैं अपने आप को कोस ही रहा था कि तभी पीछे से आवाज़ आई। वो आवाज़ राम की ही थी। राम की आवाज़ सुनते ही मैं पीछे पलटा तो मैंने पाया कि राम आ रहा है। ऐश का सपना है पोकेमॉन मास्टर बनना और उसे मिलता है आ रहा है। मैं दौड़कर उसके पास गया और उस पर नाराज होते हुए बोला, तू सच में पागल तो नहीं हो गया था जो तू ये चीखते हुए बेमतलब का भागे जा रहा था? इस पर राम को जवाब देने की जगह उसने मेरा हाथ पकड़ा और चुपचाप अपने साथ ले जाने लगा। मैंने जब कहा, क्या हुआ तुझे, तो उसने सिर्फ इशारे में कहा, चुपचाप चलते रहो। अभी राम ने इतना कहा ही था कि तभी मुझे लगा कि हमारे पीछे कोई है। और जब मैंने अपनी गर्दन घुमाते पीछे देखा तो मैंने पाया कि 3 लोग हमारे पीछे पीछे आ रहे हैं। और जब मैंने उनकी शक्ल की ओर देखा तो मैंने पाया कि उन तीनों की शक्ल राम की तरह है। ये सब देखते मैं इतना ज़्यादा डर गया कि मैं चीख पड़ा और मेरी चीखते राम ने ज़ोर से कहा, जल्दी भाग यहाँ से। और राम के इतना कहते ही हम दोनों बिना पीछे पलटे सरपट भागे।
अपनी ट्रेन की तरफ और सीधे ट्रेन में चढ़ने के बाद ही हमने दम भरा। ट्रेन में चढ़ने के फौरन बाद ही ट्रेन भी वहां से रवाना हो गई, पर राम और मैं अभी भी थर-थर कांपे जा रहे थे और ऐसे ही 2-3 घंटे हम दोनों डर से थरथराते ही रहे। फिर जब सुबह हुई तो हम दोनों थोड़ा नॉर्मल हुए और ट्रेन भी काफ़ी दूर निकल आई थी। खैर हम दोनों जैसे तैसे अगले 24 घंटों में पटना पहुंचे और फिर घर पहुंचने के बाद अच्छा तो लग रहा था, पर जब भी मैं अकेला होता तो एकदम से वही सब याद आ जाता जो किंतु स्टेशन पर देखा था, जिस वजह से मैं हमेशा अपने आप को किसी न किसी काम में उलझाए रखता ताकि दिमाग में वो सारे ख्याल ना आए। पर जब एक रोज़ मैंने बिमलेश के पिताजी को गांव के मंदिर में रोते हुए देखा तो मेरा कलेजा अंदर से फट पड़ा। वैसे तो बिमलेश के पिताजी काफ़ी पैसे वाले थे, पर वो इतने सज्जन और उदार थे कि उनका दुख भी गांव वालों को अपना दुख महसूस होता था और मुझे भी उनका दुख महसूस हो रहा था। और ना जाने कैसे बातों ही बातों में मेरे मुंह से वो सारी बातें निकल गईं जो मुझे नहीं बतानी चाहिए थी। मेरी बात सुनते ही बिमलेश के पिताजी को ऐसा लगा कि अभी भी उनका बेटा जिंदा हो सकता है, क्योंकि अभी तक बिमलेश की लाश बरामद नहीं हुई थी। हालांकि इसका भी चांस ना के बराबर ही था, पर बिमलेश के पिताजी खुद उस किंतु स्टेशन पर जाकर अपने बेटे बिमलेश को ढूंढना चाहते थे। और जब उन्होंने मुझे साथ में चलने को कहा तो मैं मना नहीं कर पाया, जबकि उस रात मैं और राम बाल बाल बचे थे। मैंने सोचा कि राम को भी साथ में ले लेते हैं, पर राम ने चलने से साफ साफ मना कर दिया और साथ ही ये भी नसीहत दी कि तू भी मत जा। पर मैंने तो अपना मन पक्का कर लिया था। तभी हमने अगली सुबह की ट्रेन पकड़ी और मैं बिमलेश के पिताजी के साथ रवाना हो गया किंतु स्टेशन के लिए। सफ़र के दौरान मैं और बिमलेश के पिताजी गुमसुम ही रहे। जैसे जैसे ट्रेन किंतु स्टेशन के करीब पहुंच रही थी तो वैसे वैसे ही मन की बेचैनी भी अपने आप ही बढ़ती जा रही थी। और जब हम किंतु स्टेशन पहुंचे तो दोपहर के 1 बज रहे थे। इस समय स्टेशन पर काफ़ी लोग मौजूद थे, जिनमें से ज़्यादातर लोकल ही थे, पर यह समझ में नहीं आ रहा था कि बिमलेश को यहाँ कैसे तलाश करें। फिर जब मैंने कुछ लोगों को स्टेशन के एग्जिट पर बैठे देखा तो मुझे एकदम से उस बुढ़िया का ख्याल आ गया जो उस रात मुझे मिली थी, जिसने मुझे उस आदमी के पीछे जाने से रोका था। वो यकीनन कुछ ना कुछ तो जानती थी, तभी तो उसने मुझे उस खतरे से आगाह किया था। फिर जब मैंने उस बुढ़िया वाली बात बिमलेश के पिताजी को बताई तो उन्होंने कहा, बेटा फिर उस बुढ़िया को पहले ढूंढते हैं। फिर मैं बिमलेश के पिताजी के साथ उस बुढ़िया को ढूंढने में लग गया, पर वो बुढ़िया ना तो स्टेशन पर कहीं नजर आई और ना ही स्टेशन के आसपास। और जब वहाँ के लोगों और दुकानदारों से हमने बातचीत की तो किसी को भी उस बुढ़िया के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। शायद उन्हें पता नहीं चल पा रहा था कि हम किस बुढ़िया की तलाश कर रहे हैं। वहीं अब दोपहर से शाम होने चली थी और मैं भी अब काफ़ी थक गया था। रात होने से पहले पहले सर पर छत का बंदोबस्त भी करना था। पर जब मैंने बिमलेश के पिताजी से ये बात की तो उन्होंने ये कह दिया कि रात यहीं स्टेशन पर बिताएंगे। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की कि रात के वक्त यहाँ कोई भी नहीं होता, ऐसे में हमारे यहाँ रुकना बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। पर बिमलेश के पिताजी नहीं माने, वो अपनी जिद पर अड़े रहे और मुझे उनकी बात मजबूरन माननी ही पड़ी। धीरे धीरे अंधेरा गहराता गया और स्टेशन पर भी खामोशी पसरती चली गई। 9 बजते बजते स्टेशन पर गिन चुनकर 4 लोग थे, जिनमें से 2 तो हम ही दोनों ही थे। फिर जब वो 2 लोग भी चले गए तो मुझे डर लगने लगा। मेरा ध्यान तो बार बार उस ओर जा रहा था जहां उस रात मैंने उस आदमी को खीरा खाते हुए देखा था। वहीं बिमलेश के पिताजी अभी भी स्टेशन के आसपास घूम रहे थे, मानो वो उसी आदमी को ढूंढ रहे हों जो बिमलेश को राम के भेष में मिला था। उनका दर्द मैं समझ सकता था, इसलिए मैंने उन्हें ज़्यादा समझाने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि वो तो समझ जाते पर उनका दिल नहीं समझता। खैर उस रात कुछ भी अजीब नहीं घटा। हाँ, सोनेपन और अंधेरे के चलते थोड़ी बहुत घबराहट तो ज़रूर हुई, पर वो एक सहज बात थी। सुबह होने के बाद बिमलेश के पिताजी वहाँ के लोगों को उस खीरे वाले की बात बताते और पूछते कि हाँ सच में ऐसा कोई आदमी घूमता है जो किसी का भी रूप ले लेता है। पर उनकी बात सुनने के बाद लोग या तो उन्हें पागल समझते या फिर ये बोलकर चले जाते कि हाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता। दूसरे दिन बीतते बीतते मैं और बिमलेश के पिताजी ने हर मुमकिन कोशिश की जिससे कि बिमलेश के बारे में कुछ तो पता चल सके, पर जो सोचकर यहाँ आए थे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और अब ऐसा लगने लगा कि ऐसे हमें वापस लौटना पड़ेगा। पर अभी वापसी की कोई ट्रेन नहीं थी। जो एक ट्रेन थी वो भी वो कल दोपहर 3 बजे की थी, मतलब कि काफ़ी सारा वक्त था।
मैं तो थक हार कर बस वापस लौटने का इंतजार कर रहा था, पर बिमलेश के पिताजी अभी भी लोगों से पूछताछ कर ही रहे थे। और पूछताछ करते करते उन्हें एक ऐसा आदमी मिला जिसे कुछ ऐसा मालूम था, जिसे सुनकर बिमलेश के पिताजी के चेहरे पर थोड़ी उम्मीद जाग गई थी। और जब वो मेरे पास आकर बोले, उद्धव, तुम जिस बुढ़िया की बात कर रहे थे उसका पता चल गया है। वो बुढ़िया कल रात को 1 बजे के करीब आएगी। फिर जब मैंने सवाल करते पूछा कि ये बात किसने बताई, तो बिमलेश के पिताजी ने कहा, जो स्टेशन पर साफ सफाई करने आता है उसी ने उस बुढ़िया को देखा है। वो कह रहा था कि वो बुढ़िया सिर्फ वीरवार को यहाँ पर आती है। ये जानने के बाद जब मैंने ध्यान से सोचा तो मुझे याद आया कि जिस दिन वो बुढ़िया मुझे दिखी थी वो भी वीरवार का ही दिन था, और जब विमलेश गायब हुआ था तो भी वीरवार का ही दिन था। इस बात से ये तो पक्का हो गया था कि इन सब घटनाओं से उस बुढ़िया से कुछ ना कुछ तो लेना देना जरूर है, पर क्या अभी ये पता चलना बाकी था। खैर रात बीती, दोपहर की 3 बजे वाली ट्रेन भी आ गई, पर हम नहीं गए क्योंकि हम वेट कर रहे थे उस बुढ़िया की जो रात के 1 बजे आने वाली थी। पर पता नहीं क्यों आज वक्त कुछ ज़्यादा ही धीमा गुजर रहा था, और जब सूरज ने आसमान में दिन की अंतिम सांस ली तो अंधेरा होते ही वक्त तेजी से गुजरने लगा। मैं बिमलेश के पिताजी के साथ स्टेशन पर बैठा बस उस बुढ़िया का ही वेट कर रहा था, पर इसी बीच कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। और जब मुझे बिमलेश के पिताजी की चीखें सुनाई पड़ी तो मेरी नींद एकदम से टूट गई। और जब मैंने बिमलेश के पिताजी की तरफ देखा तो मैं ये देखकर चौंक गया कि बिमलेश के पिताजी स्टेशन के एग्जिट गेट पर किसी से कुछ छीनने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखते ही मैं फौरन उठा और उनकी तरफ दौड़ा, और जब मैं उनके पास पहुंचा तो मैंने पाया कि विमलेश के पिताजी उसी बुढ़िया के हाथों से लाल रंग का जैकेट छीन रहे हैं जिसका हम वेट कर रहे थे। मैंने तुरंत ही बिमलेश के पिताजी को उस बुढ़िया से अलग करते हुए कहा, अरे अरे ये आप क्या कर रहे हैं? यही वो बुढ़िया है जिसका हम वेट कर रहे थे और आप बिना कुछ सोचे लड़ बैठे। जिस पर बिमलेश के पिताजी ने कहा, अरे बेटा पहले इससे ये तो पूछ कि इसके पास मेरे बेटे का जैकेट कैसे आया। और जब बिमलेश के पिताजी ने जैकेट वाली बात बोली तो वो जैकेट देखते ही मुझे याद आ गया कि उस रोज बिमलेश ने ऐसे ही लाल रंग की जैकेट पहनी थी। और जब मैंने पहली बार इस बुढ़िया को देखा था तब भी इस बुढ़िया के हाथों में ऐसा ही कुछ था। फिर जब मैंने उस बुढ़िया से कहा, अम्मा ये जैकेट आपको कहाँ से मिली, तो वो बुढ़िया कुछ नहीं बोली। फिर मैंने बिमलेश का फोटो दिखाते हुए कहा, इसे देखा है अम्मा? ये लगभग 7 महीने पहले ही वीरवार के दिन इसी वक्त यहाँ से गायब हुआ था। बिमलेश का फोटो दिखाते ही उस बुढ़िया की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। बुढ़िया की बड़ी होती आंखों को देखकर मुझे ऐसा लगा कि ये ज़रूर बिमलेश के बारे में कुछ बताएगी, पर वो बुढ़िया कुछ बताने की जगह हम दोनों को इशारे से वहाँ से जाने को कहने लगी। उसके चेहरे के उतरे रंग से ऐसा लग रहा था कि वो किसी से डर गई है। और जब मैंने नोट किया तो मैंने पाया कि उसकी निगाहें बार बार हमारे पीछे जा रही हैं। और जब मैंने पीछे पलट कर देखा तो मैंने पाया कि जो उस रात मुझे दिखाई दिया था, मैं अभी उस आदमी को देख ही रहा था कि तभी बिमलेश के पिताजी बिमलेश बिमलेश करते हुए उस आदमी की तरफ दौड़ गए। मतलब कि वो आदमी बिमलेश के पिताजी को बिमलेश जैसा दिखाई दे रहा था। मैं बिमलेश के पिताजी को रोकने के लिए उनके पीछे दौड़ा, पर जब तक मैं उनके पास पहुंचता कि वो उस आदमी से जाकर लिपट चुके थे। और जब मैं उनके पास जाकर बोला, अंकल अंकल ये वो नहीं है, ये तो वही है जिसने बिमलेश को गायब किया है। मेरे इतना बोलते उस आदमी ने बिमलेश के पिताजी को एकदम से नीचे पटक दिया। बिमलेश के पिताजी नीचे पड़ते ही बेहोश हो गए, और उनके बेहोश होने के बाद वो आदमी मेरी तरफ बढ़ा। वो आदमी करीब से इतना डरावना लग रहा था कि मैं डर के मारे वहाँ से चीखते हुए स्टेशन के एग्जिट की तरफ भागा। अभी मैं स्टेशन से बाहर निकला ही था कि तभी स्टेशन के बाहर खड़े कुछ पुलिसकर्मी वालों की नज़र मेरे पर पड़ गई और मुझे चीखते भागते देख मेरे पास आ गए। उस समय मैं इतना ज़्यादा डरा हुआ था कि मेरे मुंह से कुछ निकल भी नहीं पा रहा था। फिर जब उस पुलिस वाले ने मुझे शांत करते हुए कहा, क्या हुआ, तुम ऐसे चीखते हो क्यों भाग रहे हो, तो मैंने उन्हें सारी बात बता दी। मेरी बात सुनते ही वो पुलिस वाले मेरे साथ स्टेशन के अंदर आ गए, पर स्टेशन पर कोई नहीं था, ना वो भयानक आदमी और ना ही बिमलेश के पिताजी। बिमलेश के पिताजी को वहाँ ना पाकर मैं पागल सा हो गया। मुझे अब समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं अपने गांव वालों को क्या बताऊंगा। सभी मेरे पर ही शक करेंगे। जहां ये सोचकर मेरा दिमाग फटा जा रहा था तो वहीं वो पुलिस वाले भी अब मेरे सर पर बरस रहे थे, क्योंकि उन्हें वैसा कुछ भी नहीं मिला जैसा कि मैंने बताया था। फिर वो पुलिस वाले मुझे अपने साथ ले गए और कुछ पूछताछ करने के बाद उन्होंने मुझे छोड़ दिया। उसके बाद मैं अपने घर लौट आया, जहाँ गाँव वाले मुझे देखकर हैरान थे और मुझ पर शक करने लगे। फिर मैंने गाँव वालों को सारी बात बताई, पर उन्हें अभी भी ऐसा ही लग रहा था कि मैं ही गुनहगार हूँ। फिर एक दिन जो हुआ उसने मेरे साथ पूरे गांव वालों को
पूरी तरह से हैरान कर दिया। तो दोस्तों इस कहानी में अभी बस इतना ही। तो मैं जल्दी मिलूंगा इस कहानी के अंतिम भाग के साथ। देखना ना भूलें 1 जनवरी 2023 यानी कि नए साल के दिन